इसरो ने अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है। यह इसरो का अब तक का सबसे कठिन मिशन है। इस बार इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मिशन में मुख्य लक्ष्य सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जो चंद्रयान 2 मिशन के दौरान इसरो ने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मिशन असफल रहा था। अब इस मिशन में इसे नियंत्रित तरीके से चांद पर लैंड करने की कोशिश की जाएगी, जिससे उसके लैंडर को कोई क्षति नहीं पहुंचे। अगर इसरो इस मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न कर पाता है, तो चंद्रयान 3 लैंडर के माध्यम से चंद्र के साउथ पोल पर जांच जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। यदि ऐसा होता है, तो भारत वह पहला देश बन सकता है जो इस डेटा के माध्यम से पृथ्वी के जन्म की वास्तविक कहानी को प्रायोगिक रूप से सिद्ध करके दिखा सकेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत तीसरी बार चांद पर क्यों जाना चाहता है, हमने पिछली गलतियों से क्या सीखा और कैसे सुधार किया है, इस मिशन को कैसे किया जाएगा और इसके पास कौन कौन से सेंसर्स हैं। हम चंद्रयान 3 मिशन और इसके उद्देश्य के बारे में भी जानेंगे और यह देखेंगे कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम हमें क्या बनाता है। चंद्रयान 3 मिशन। हमने चंद्रयान 2 को लगभग 870 करोड़ रुपए में लॉन्च किया था, जो एवेंजर्स एंड गेम से 3 गुना कम है। अब हम अधिक कुशल हो गए हैं और चंद्रयान 3 का कुल बजट लगभग 615 करोड़ रुपए है, जो कि बॉलीवुड फिल्म आदिपुरुष से भी कम बजट में किया गया है। यह इसरो की कुशलता का एक प्रमाण है। यह एक अच्छा मौका है अपनी इंप्रूव टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाने का। चंद्रमा की केवल एक ही साइड पृथ्वी से सदैव दृश्यमान रहती है और दूसरा साइड नहीं। चंद्रमा का 41% भाग पृथ्वी से छिपा रहता है। चंद्रयान भारत के सिर्फ अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ही नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा सिर्फ एक उपग्रह नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकली मील का पत्थर है। जब हम चंद्रमा पर उतरने की बात करते हैं, हम अपनी आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की छवि देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि अमेरिका के चंद्रमा पर उतरने से पहले यूएसएसआर लूना 2 के साथ चांद पर पहुंचा था। यह घटना से अपोलो 11 मिशन के 10 साल पहले हुई थी। यह उस समय चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला देश था। दुनिया में केवल 3 देश हैं जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं: अमेरिका, रूस और चीन। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सुरक्षित लैंडिंग, यानी अंतरिक्ष यान लैंडिंग के बाद सुरक्षित होना चाहिए। यह सॉफ्ट लैंडिंग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसरो जब यह साबित कर देगा कि वह सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष परियोजनाओं में अहम भूमिका मिल सकती है। नासा भी आज इसी तरह के काम करके प्रोजेक्ट ले रही है और ढेर सारा पैसा कमा रही है। इससे इसरो को भी कुछ प्रोजेक्ट लेने का मौका मिल सकता है। 2008 में चंद्रयान के माध्यम से हम चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यह एक मून इंपैक्ट प्रोब था जिसने हार्ड लैंडिंग की थी। 4 वर्ष पहले चंद्रयानों का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। चंद्रयानों का प्रक्षेपण सफल रहा, लेकिन चंद्रयान 2 में कुछ गलतियां की थीं जो हमें सीखने और सुधारने की आवश्यकता थी। पहली गलती यह थी कि चंद्रयान 2 के लैंडर के पैरों की मजबूती में कमी थी और पहले के लैंडर का इंजन इतना पावरफुल नहीं था, इसलिए उतरने के समय यह अपनी गति कम नहीं कर सका और यह अपने निर्धारित स्थान से मात्र 750 मीटर दूर गिरा। दूसरी गलती थी संचार उपकरणों की विफलता। चंद्रयान 2 ने वास्तव में पृथ्वी से चंद्रमा के 384,400 किलोमीटर तक की दूरी सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी। हालांकि उतरते वक्त संचार उपकरणों के गड़बड़ी के कारण हम चंद्रमा की सतह से मात्र आधा किलोमीटर दूर होने के बावजूद हम नहीं उतर सके। चंद्रयान 2 के पूर्वाभास में उठाए गए कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 योजना बनाई गई है। चंद्रयान 3 में इस गलती को सुधारने के लिए संचार उपकरणों की प्रगति की गई है और उन्हें सुरक्षित और स्थिर संचार सुनिश्चित करने के लिए उनमें सुधार किए गए हैं। पिछले संस्करण की तुलना में इस बार हमारे चंद्रयान 3 में लैंडर के पैरों की मजबूती को बढ़ाया गया है, ताकि यह इंपैक्ट का बेहतर प्रतिरोध कर सके। इससे यह उतरते वक्त इंपैक्ट से बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सके और किसी भी संकट का सामना कर सके और क्रैश लैंडिंग से बचे रहें। और इस बार अब लैंडर की इंजन क्षमता बढ़ा दी गई है। साथ ही एक खतरे का पता लगाने का सिस्टम, हैजर्ड डिटेक्टर सिस्टम, इसमें जोड़ा गया है। सिवाय 2019 में चंद्रयान 2 मिशन में हमारे पास थोड़ा अधिक जटिल पेलोड था।
वहां 3 मुख्य घटक थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। इसके बाद 2023 में हमारे पेलोड को सरल बनाया गया है और इस बार हमारे पास केवल रोवर और लैंडर हैं। 2019 में हमारा ऑर्बिटर पूरा हुआ था और इसका मिशन पूरा हो चुका था, इसलिए इस बार ऑर्बिटर को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं थी। चंद्रयान 3 मिशन इंटरेस्टिंग ही नहीं है बल्कि चैलेंजिंग भी होने वाला है। इस मिशन में सबसे पहले उसे सॉफ्ट लैंडिंग करनी होगी, जो मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने से भी ज्यादा कठिन है। मंगल पर मून की तुलना में 33 गुना अधिक क्रेटर्स हैं। पूरी दुनिया में केवल 11 देशों के 77 सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, जिनमें से सिर्फ 3 देशों के गवर्नमेंट स्पेस एजेंसियों ने सॉफ्ट लैंडिंग का सफलतापूर्वक अनुभव रखा है। ये 3 देश हैं, अमेरिका, रूस और चीन, जिन्होंने अब तक मून सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं, जबकि मंगल ग्रह काफी दूर है और उस पर से इन्हें मिशन करने वाले देशों में से केवल 2 देशों ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। मंगल ग्रह पर एटमॉस्फेयर है, जो फ्रिक्शन के कारण लैंडर की गति को स्लो कर देता है, इसलिए मंगल पर लैंडिंग के लिए थ्रस्टर के साथ साथ पैराशूट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन मून पर एटमॉस्फेयर न होने के कारण पूरा बोझ थ्रस्टर पर ही आ जाता है। यही थ्रस्टर लैंडिंग में समस्या उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इससे मून सरफेस पर लैंड होने की कोशिश करते समय पावरफुल थ्रस्टर के वजह से मून की लूज सॉइल उड़कर लैंडर के संवेदनशील सेंसर में क्षति पहुंचा सकती है और मिशन पर पानी फेर सकता है। चंद्रयान 3 मिशन में जहां लैंड करना है, वह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पूरे मून के मुकाबले सबसे ज्यादा क्रेटर्स, वैलीज और माउंटेन होते हैं, जो कि है मून का साउथ पोल। इसीलिए लैंडिंग के लिए स्वीट स्पॉट को टारगेट करना और यह सुनिश्चित करना कि लैंडर को धरती से कंट्रोल करके उतारना, यह खुद में काफी कठिन काम है। इसके अलावा मून के साउथ पोल पर लैंड करते समय तापमान बहुत तेजी से बदलता है और अगर किसी तरह लैंडर को सही लैंडिंग कर भी लिया जाए तो समस्या की बात आती है कम्युनिकेशन की। यहां यह चिंता होती है कि मून के साउथ पोल पर पृथ्वी और चंद्रमा के जन्म से अब तक कभी सूरज नहीं देखा गया है और जहां दिखता वह एकदम क्षितिज होता है, तो लैंडर के सोलर पैनल कैसे चार्ज होंगे और फिर कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाएगा। और इन सभी समस्याओं का सामना करने के लिए और सॉफ्ट लैंडिंग की दिक्कतों को हल करने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर को इसरो ने चंद्रयान 3 में एक यूनिक रणनीति उपयोग की है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा जो मून को रिवॉल्व करके स्कैन करते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर यह कार्य हमारे लिए ऑलरेडी कर रहा है। चंद्रयान 3 में केवल थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है और यही वजह है कि चंद्रयान 3 कोविड और अन्य क्राइसिस के बावजूद 4 सालों में पूरी तरह से तैयार हो गया है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग एक और कारण से भी बहुत अहम थी और वह कारण है LVM-3 प्रक्षेपण यान है, जो हमारे पहले GSLV Mk2 प्रक्षेपण यान की तुलना में 30% अधिक वजन ले जाने में सक्षम है। इसका मतलब है कि इस यान का केवल प्रक्षेपण भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है, क्योंकि हम इस प्रक्षेपण यान के साथ अंतरिक्ष में भारी पेलोड भेज सकते हैं और हम दुनिया के सामने अपनी क्षमताएं साबित कर सकेंगे। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ। वैसे तो मून पर जाने के लिए 3 दिन लगते हैं, लेकिन इस बार सबसे पहले वह 5 बार पृथ्वी का चक्कर लगाकर अपना ऑर्बिट रेज करेगा और ग्रेविटी का स्लिंग शॉट की तरह उपयोग करके मून की ओर जाएगा। इससे उसके इनिशियल फेज का ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल नहीं होगा और ये ईंधन लैंडिंग के वक्त इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए लकीली एक ऐसा स्थान ढूंढा है जहां क्रेटर और पहाड़ नहीं हैं और न ही वहां असमतल सतह है और न ही तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। इसके बाद जब लैंडिंग का समय आएगा तब भी इसरो ने एक यूनिक प्लान बनाया है। वह चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को एक बार फिर से इंस्पेक्ट करने के लिए मून की अराउंड स्पीड रिड्यूस करते हुए ऑर्बिट करेगा और अपनी गति को लैंडिंग से पहले ड्रास्टिकली घटाएगा और साथ ही इस तरीके से चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग में हुई असफलताओं के पहले कारणों को निपटा सकेगा। इसके बाद बात आती है कम्युनिकेशन की। इसके लिए चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर को धूप में खड़ा करके अपने रोवर के माध्यम से जांच करेगा। लैंडर से नहीं, वह रोवर से पृथ्वी और चंद्रयान 3 के बीच सिग्नल्स को मीडिएट कर पाएगा। एक बार चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्र पर लैंड हो जाता है तो उसके बाद लैंडर में से सिर्फ रोवर को डिप्लॉय किया जाएगा। रोवर तुरंत लेजर इंडस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS के माध्यम से
मून की मिट्टी में मौजूद केमिकल कंपोनेंट्स को एक्साइट करेगा। इससे उस केमिकल से अलग अलग तरह के वेव्स निकलेंगे, जैसे अल्फा और एक्स रे के रूप में निकालेगा, जिससे रोवर द्वारा अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर APXS के द्वारा उपलब्ध किया जा सकेगा। इससे मून के साउथ पोल पर मिट्टी के संघटकों की जांच की जा सकेगी, ताकि मून के साउथ पोल की मिट्टी की संरचना पता चल सके कि कैसी है। इसके साथ ही चंद्रयान-3 लैंडर अपने लैंडिंग स्थल से ही मून पर मौजूद वायुमंडल की मात्रा को माप सकेगा। इसलिए उसमें रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर (RAMBHA) और चांद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट (CHAST) नामक सेंसर्स स्थापित किए गए हैं। इन सेंसर्स की मदद से चंद्रयान-3 चंद्र की आयोनोस्फीयर की हीट कंडीशंस और तापमान के बारे में निश्चित डेटा प्रदान करेगा। इसके अलावा चंद्रयान-3 में मून पर भूकंप का पता लगाने के लिए लैंडर पर इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइज्मिक एक्टिविटी ILSA स्थापित किया गया है, जो सूर्य की तरफ से आने वाली प्लाज्मा को डिटेक्ट कर सकेगा। मून का वायुमंडल पूरी तरह से सूर्य से आती हुई पावरफुल रेडिएशन का नतीजा है या फिर चंद्र के केमिकल कंपोनेंट्स का? इसका अधिकृत जवाब चंद्रयान-3 दे सकेगा, लेकिन ये सब सिर्फ लैंडर और रोवर की बातें हैं। इसरो ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को भी 2-in-1 के रूप में उपयोग किया है। इसमें शेप, स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया गया है। इसका उपयोग मौसम के पैटर्न डिटेक्शन एंड स्टडीज के साथ साथ सोलर सिस्टम के बाहर के हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स पता लगाने में हो सकता है और उसकी जांच करके उसके केमिकल संयोजन का अध्ययन कर सकता है। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल डिटैच होकर रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा। इससे चंद्रयान-3 मून के साउथ पोल पर मौजूद डेटा और संदेशों को पृथ्वी पर मौजूद इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क के एंटीना की ओर रिले किया जाएगा। इससे हमें दूसरे देशों की सैटेलाइट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और डेटा भी सुरक्षित रहेगा। इससे पहले इसरो द्वारा आए डेटा को दूसरे देशों ने चुरा लिया था, लेकिन अब यह पर्याप्त सुरक्षा का भी एक उदाहरण है। यह महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यदि आज हम लैंडर को मून के साउथ पोल के कठिन भूमि पर लैंड कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भी भेजा जा सकता है। इस मिशन से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हालांकि गगनयान मिशन के लिए अभी काफी समय है, लेकिन इस दौरान चंद्रयान-3 मिशन भारत को पृथ्वी के उत्पत्ति और विकास से जुड़ी सिद्धांतों को प्रायोगिक रूप से साबित करके दिखा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मून के साउथ पोल पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से पाया गया है कि वहां आइस के रूप में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है और मून के क्रेटर्स और पहाड़ों के कोनों में पानी जमा है, जो मून और पृथ्वी के जन्म के समय से मौजूद है। इसे आवश्यक संसाधनों का एक स्रोत माना जाता है, जैसे हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, पारा और चांदी। आगामी अंतरिक्ष अभियानों के लिए यह स्थान एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन सकता है। सिवाय हम चंद्रमा के आसमान के चुंबकीय क्षेत्र का कारण जान सकते हैं। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि क्या चंद्रमा पृथ्वी से अलग होकर बना है। इससे पृथ्वी के इतिहास की कई पहेलियां सुलझ सकेंगी और इस मिशन के माध्यम से भारत पहला देश बन सकता है जो पृथ्वी की रचना और विकास से जुड़े सिद्धांतों को प्रायोगिक रूप से साबित करके दिखा सकेगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने अपने अनुभवों से सीखते हुए सुधार किए हैं और सफलतापूर्वक नई परियोजनाओं को निर्माण किया है। चंद्रयान-3 मिशन इसका एक प्रमुख उदाहरण है जो भारत को गर्व महसूस कराता है और विश्व स्तर पर उच्च स्तरीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की ओर अग्रसर करता है।